जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के प्रश्नावली 11.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। देखें, यहाँ लगभग एक दो क्वेश्चन के लिए अलग अलग फार्मूले हैं, इसीलिए हम स्पेशली इकट्ठे फार्मूले नहीं बता रहे हैं कि अगर हम स्पेशली इकट्ठे फार्मूले बता देंगे तो आप भूल जाएंगे और उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे आप। तो इसीलिए जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है हम आपको फार्मूला बताते जा रहे हैं और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल, देखिए क्या दिया हुआ है, समतल दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है पहला समतल। और फिर दूसरा समतल जो आपको दिया हुआ है वो है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2, 2, 1 से होकर के गुजरता है। समझिएगा आप, देखिए एक समतल का समीकरण ये है, दूसरे समतल का समीकरण ये है और दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 2, 2, 1 से होकर के गुजरता है। तो एक बात जरा ध्यान पूर्वक देखें, एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो दोनों समीकरण हैं ये समतल के कार्तीय समीकरण हैं। ये पहला समतल है, ये दूसरा समतल है। तो देखें इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। करते क्या है कि यहाँ पर पहले वाले समतल को लिख लेते हैं, फार्मूला मैं बता रहा हूँ, पहले वाला समतल और प्लस होता है लैम्डा इंटू दूसरा वाला समतल, और फिर ये इज इक्वल टू हम कर देते हैं इसको 0। याद रखे रहिए, दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले ये समतल का समीकरण है। ये है पहला समतल, ये है दूसरा समतल। तो हमने बताया आपको ना, और ऐसा तब करेंगे जब समतल का समीकरण कार्तीय रूप में दिया हो। कार्तीय का मतलब x, y, z के रूप में हो। तो सीधे हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हैं। याद रखे रहिएगा, अगर समतलों के कार्तीय समीकरण दिए गए हों और उनके प्रतिच्छेदन के समतल का समीकरण ज्ञात करना हो तो पहले वाला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरे वाला समतल बराबर 0 कर लेते हैं। ये फार्मूला है। और फिर क्या कहा जा रहा है, जो समतल 2, 2, 1 से होकर के गुजर रहा है, तो जब 2, 2, 1 से गुजर रहा है ना, तो 2, 2, 1 से इसको हम सेटिस्फाइड करा देंगे और सेटिस्फाइड करा करके लेम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। लेम्डा की जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ रख देंगे तो समतल का समीकरण मिल जाएगा। ये मेथड, ये फार्मूला आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। तो चलिए, अब ये दो समतलों के प्रतिच्छेदन का समीकरण है और ये समीकरण 2, 2, 1 से होकर गुजरता है, इसलिए 2, 2, 1 इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो सेटिस्फाइड करेगा तो x के जगह पे 2, y के जगह पे 2 और z के जगह पे हम 1 रख देंगे। चलिए रख रहे हैं, ये है 3 इंटू x के जगह पे 2 माइनस y के जगह पे 2 प्लस 2 इंटू z के जगह पे 1 माइनस है 4। देखिए ये है माइनस 4 और फिर हो जाएगा प्लस लैम्डा। x के जगह पे दिया हुआ है 2, y के जगह पे 2, z के जगह पे 1 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 और प्लस हो जाएगा लैम्डा
और फिर देखिए यहाँ ना ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका यहाँ 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या आई, 2 से 2 कैंसिल हो गया और फिर ये 6 - 4 जो होगा 2 होगा, 2 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो अब हो जाएगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू -2, यानी लैम्डा की वैल्यू हो गई -2/3। अब जानते हैं क्या करेंगे, ये जो लैम्डा की वैल्यू निकली है ना, लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो समतल का समीकरण मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः समतल का समीकरण, अतः समतल का समीकरण। और याद रखे रहिएगा, ये क्वेश्चन जो आते हैं 4-5 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, थोड़े से लेंदी है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना होगा। चलिए अब हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या मिल रहा है। 3x - y + 2z - 4 और प्लस हो गया लैम्डा की वैल्यू हम रख दे रहे हैं। तो लैम्डा की जो वैल्यू है ये है -2/3 और फिर ये x + y + z - 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं ना, 3 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x -3y + 6z और माइनस हो जाएगा 12 और फिर -2 का मल्टीप्लाई कर देते, 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, -2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2x हो जाएगा, -2y हो जाएगा, -2z हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 4 = 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, तो ये 9x - 2x ये हो जाएगा 7x। फिर y देखते हैं, -3y - 2y ये हो जाएगा -5y। अब z पे आते हैं तो z में क्या है, 6z - 2z ये हो जाएगा आपका 4z। और फिर देखिए -12 + 4 -8 = 0 हो जाएगा। तो हमको समतल का समीकरण ज्ञात हो गया। याद रख रहिएगा, अगर आपको कोई कार्तीय समीकरण ज्ञात अगर कार्तीय रूप में दिया होगा, सदिश रूप में दिया होगा तो नहीं, ध्यान में रखे रहिएगा। अगर कार्तीय रूप में दिया होगा तो यही मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो दो समतलों के प्रतिच्छेदन से तथा दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ऐसे ही निकलेगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहां दिया गया है उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में कार्तीय समीकरण आपको दिया था और उसको कार्तीय रूप में ही ज्ञात करना था। यहां क्या दिया है ये देखिए, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों, देखिए वेक्टर r डॉट 2 कैप i प्लस 2 कैप j -3 कैप k इज इक्वल टू 7। ये पहला समीकरण है। और फिर देखिए दूसरा समीकरण दिया हुआ है आपको, वेक्टर r डॉट 2 कैप i और फिर आपको दिया हुआ है प्लस 5 कैप j और प्लस दिया हुआ है आपको 3 कैप k प्लस 3 कैप k इज इक्वल टू दिया हुआ है 9। तो देखें आपसे क्या कहा जा रहा है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों, समतल दिया हुआ है, ये पहला समतल है और फिर ये दूसरा समतल आपको दिया हुआ है के प्रतिच्छेदन रेखा और बिंदु 2, 1, 3 से होकर जाती है।
213 से हो करके जाती है। तो देखें उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहां ध्यान से देखिए समतल का सदिश समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। अगर दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से हो करके जाती हो तो यहां भी वही काम करते हैं। पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल कर देते हैं तो समतल का सदिश समीकरण ज्ञात हो जाता है। लेकिन अगर कार्तीय समीकरण ज्ञात करना हो तो कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो इसके पहले क्या था, इसके पहले ये था कि समीकरण भी कार्तीय दिया गया था और कार्तीय समीकरण आपको प्राप्त करना था। यह कार्तीय समीकरण नहीं दिया है, यहां आपको सदिश समीकरण दिया है। तो सदिश समीकरण से दो समतलों के प्रतिच्छेदन का समतल का समीकरण ज्ञात करना है और फिर यह सदिश समीकरण भी ज्ञात करना है और आपको कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, चल देखते हैं। तो पहला है वेक्टर r डॉट 2 कैप i प्लस 2 कैप j माइनस 3 कैप k और ये इक्वल टू 7 है ना, तो -7 इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये पहला समतल हो जाएगा। तो देखिए ये पहला समतल और प्लस लैम्डा इंटू कर देते हैं दूसरा समतल। तो दूसरा समतल है वेक्टर r डॉट 2 कैप i प्लस 5 कैप j प्लस 3 कैप k और माइनस हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। तो ये समतल का सदिश समीकरण निकल गया। समतल का सदिश समीकरण निकालने का यही तरीका है, पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल इक्वल टू 0 कर देंगे तो समतल का सदिश समीकरण आपको ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, बिंदु 2 to 1 से क्वेश्चन नंबर 213 से होकर के जाती है। ये जो है 213 से होकर जाती है, तो जानते हैं 213 से होकर जाती है तो क्या करेंगे यहां पर देखिए। अब जो है यहां पर वेक्टर r के जगह पर देखिए, वेक्टर r के जगह पर अब कुल मिला करके करना क्या है भाई, हमको तो समतल का समीकरण ज्ञात हो गया है, लेकिन वास्तविक समीकरण तब ज्ञात होगा जब लैम्डा की वैल्यू यहां रखेंगे। तो हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और लैम्डा की वैल्यू निकाल करके यहां रखना है। जब रख देंगे तो सदिश समीकरण ज्ञात हो जाएगा। फिलहाल यहां कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा है, इसलिए हम कार्तीय समीकरण नहीं ज्ञात करेंगे, हम सदिश समीकरण ही ज्ञात करेंगे। तो देखिए वेक्टर r की वैल्यू क्या होगी, बिंदु 213 से होकर जाता है, तो 213 से होकर जाता है तो पहले वाले के साथ i लगा देंगे, दूसरे वाले के साथ j लगा देंगे और तीसरे वाले के साथ हम k लगा देंगे। ये हो जाएगा 3 कैप k। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब जानते हैं क्या करेंगे, वेक्टर r के जगह पे जहां जहां वेक्टर r है ना, इसको हम रख देंगे और रख करके सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और फिर लैम्डा की वैल्यू ये रख देंगे, समतल का समीकरण निकल जाएगा। तो अब देखिए यहां पर वेक्टर r की वैल्यू रखते हैं 2 कैप i प्लस कैप j प्लस 3 कैप k डॉट, ये हो जाएगा 2 कैप i प्लस 2 कैप j माइनस 3 कैप k माइनस हो जाएगा 7 प्लस हो गया लैम्डा। वेक्टर r की वैल्यू यहाँ रखते हैं, ये है 2 कैप i प्लस कैप j प्लस 3 कैप k डॉट हो जाएगा ये आपका 2 कैप i प्लस 5 कैप j प्लस 3 कैप k और माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए डॉट प्रोडक्ट तो आपने पढ़ा ही है, डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे। फिर देखें डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका आपको मालूम है, आई के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन आई के कॉफिशिएंट के जे का जे से के का के से कर देंगे। तो यहाँ आई का कॉफिशिएंट 2, यहाँ 2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। फिर जे पे आइए, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 और फिर माइनस दिया हुआ है 7
और प्लस हो जाएगा लेमडा, और फिर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 2 जा 4, और फिर ये हो जाएगा आपका 5, और फिर ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और फिर माइनस हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए अब जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, और 6 और ये हो जाएगा -16 हो जाएगा, -9 -7 -16, और प्लस हो गया लेमडा, देखिए 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा, और 4 और 5 9 हो जाएगा, ये हो गया 9 इज इक्वल टू 0। फिर देखिए क्या मिलेगा, 6 -16 करेंगे, -10 प्लस 9 लेमडा इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 9 लेमडा इजकल टू 10, तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 10/9। अब जानते हैं क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू हम यहीं पर रख देंगे, तो अब जो है हमारा सदिश समीकरण निकल जाएगा। चलिए लेमडा की वैल्यू हम रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो अब जो है ये हो गया, अतः समतल का सदिश समीकरण यहां लिख सकते हैं, अतः समतल का सदिश समीकरण, अतः समतल का सदिश समीकरण, लेमडा के जगह पे हम 10/9 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट 2 कैप i प्लस 2 कैप j माइनस 3 कैप k माइनस 7, और प्लस हो जाएगा लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 10/9, और फिर ये हो गया वेक्टर r डॉट 2 कैप i प्लस 5 कैप j प्लस 3 कैप k माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब जो है 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों साइड में, तो देखिए 9 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या मिलेगा, ये है वेक्टर r डॉट, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 18 कैप i, और फिर ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा 18 कैप j, और फिर ये हो जाएगा आपका -27 कैप के, और फिर यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, तो ये हो जाएगा -63, और प्लस, अब देखिए यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा, अब 10 आएगा, तो 10 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर r डॉट, देखिए 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20 कैप i प्लस हो जाएगा 50 कैप j, और प्लस हो जाएगा 30 कैप के, और माइनस हो जाएगा 90, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए देखिए अब इसको हम जो है r वाले को एक साथ करते हैं, तो देखें r यहाँ भी है और r यहाँ भी है, r को हम एक जगह कर लेते हैं, तो अगर हम r को एक जगह कर लें तो देखिए क्या मिलेगा, i को एक जगह कीजिए, तो ये 18i और प्लस है 20i, तो 18 और 20 38 हो जाएगा, 38 कैप i, अब j को एक साथ कीजिए, तो 18j और 50j क्या हो जाएगा, 68 हो गया, ये हो गया 68 कैप j, और फिर k पे आ जाइए, तो k देखिए ये 30k है और ये -27 है, तो क्या हो जाएगा, +3k हो जाएगा, ये हो गया 3k, और फिर इसको हम चाहें तो बराबर के दूसरे तरफ लेके चले जाएं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 90 है और ये 63 है, दोनों को जोड़ दीजिए 90 और 63, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 153 हो जाएगा, तो ये बराबर के बाद लेकर चले जाएंगे, ये हो जाएगा 153। अब देखिए अगर ये किसी से कटने लायक होगा तो इसको हम कटा भी सकते हैं, अगर किसी से कटने लायक होगा तो इस प्रकार जो है,
तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व होता है। बस याद रखे रहिएगा कि अगर कार्तीय रूप में दिया रहेगा तो भी यही काम करेंगे, लेकिन जो पॉइंट दिया होगा एक्स वाई जेड के जगह पे पॉइंट कर देंगे। और अगर सदिश समीकरण दिया होगा तो सदिश समीकरण भी ज्ञात करने का तरीका वही होगा, लेकिन जो पॉइंट दिया होगा वेक्टर आर के जगह पे रख देंगे इसको। अगर हम सीधे फार्मूला बता देते तो फार्मूले से आप नहीं कर पाते, इसलिए हम फार्मूले का कैसे एप्लीकेशन करेंगे, फार्मूले का कैसे उपयोग करेंगे, उपयोग करके इन दोनों क्वेश्चंस को हमने बताया है। और ये दोनों क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, इसलिए आप अच्छी तरह से इसको तैयार कीजिएगा। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है तलों x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 दिया है, तो इसको -1 इज इक्वल टू हम 0 करके लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 4z इज इक्वल टू दिया हुआ है 5, तो इसको हम चाहे तो -5 करके 0 लिख सकते हैं। और सुनिए क्या कहा जा रहा है, के प्रतिच्छेदन रेखा से। तो एक बात समझ लीजिए, जब कभी भी आपसे कहेगा प्रतिच्छेदन रेखा ना, तो वही काम करेंगे। जहां कहीं प्रतिच्छेदन आएगा तो तुरंत आप जो है पहला समतल प्लस लेमडा इंटू दूसरा समतल बराबर 0 करेंगे। लेमडा की वैल्यू निकालेंगे और लेमडा की वैल्यू निकाल कर रख देंगे, जो सॉल्यूशन आपसे कहेगा वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बस यही चीज दिमाग में रखे रहना है आपको। तो तलों इतने और इसके प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा तल, जो तल दिया हुआ है देखें x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 पर लंबवत तल का समीकरण, तल का ही समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए तल का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहला वाला समतल प्लस लेमडा इंटू दूसरा वाला समीकरण कर देंगे हम। तो देखिए यहां लिखते हैं तल का समीकरण या समतल का समीकरण लिखा जा सकता है, समतल का समीकरण यहां हम लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 और प्लस हो जाएगा लेमडा इंटू दूसरा समतल हो जाएगा, और ये है 3x, सॉरी ये है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको ज़रा सही तरीके से हम लिख लें। सही तरीके से लिखने का मतलब x को एक जगह, y को एक जगह, z को एक जगह कर लें, तो फिर देखें क्या मिलेगा। यहाँ पर देखिए x को हम एक जगह कर रहे हैं, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट हो जाएगा 2 लेमडा, ये हो गया x। अब y को हम लिख रहे हैं, देखें y में क्या होगा, ये हो गया आपका y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 3 लेमडा है, ये हो गया y। इसके बाद हम z को लिखेंगे। चलो देखें z का कोफिशिएंट क्या है, तो z का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ हो जाएगा 4 लेमडा, ये हो गया z। और फिर देखिए क्या है, ये है -5 लेमडा, लेमडा का मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 अपोजिट साइड में लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 5 लेमडा और प्लस हो जाएगा 1। ये समतल का समीकरण हो गया। लेकिन जानते हैं हम क्या करेंगे, आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये समतल का समीकरण इस पर लंब है, तो हमने आपको बताया था
कि अगर पहले समतल का समीकरण देखिए, आपके बुक में जो है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी जो है डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात को दिया है, तो स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में से किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर एक समतल a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z और प्लस d इज इक्वल टू 0 हो, ये एक समतल है, और दूसरे समतल का समीकरण a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z, ये d1 है, प्लस d2 इज इक्वल टू 0 हो, तो ये दोनों समतल जब परस्पर लंब होते हैं तो लंब होने के लिए कंडीशन होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है। ये परस्पर लंब हो, तो हम पिछले वीडियो में इन सबको बताए होंगे। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ पर x को कॉफिशिएंट a1 इजकल टू 1 प्लस 2 लेमडा, यहाँ y का जो कॉफिशिएंट है ये b1 है, b1 इजकल टू 1 प्लस 3 लेमडा, यहाँ z का जो कॉफिशिएंट होगा वो c1 होगा, तो देखें c1 इजकल टू 1 प्लस 4 लेमडा। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इस पर लंब है। देखिए क्वेश्चन में आपसे यही कहा जा रहा था कि x माइनस वाई प्लस जेड इजकल टू 0 पर लंब है, तो इस पर लंब है, तो यहां पर a2 b2 c2 मिलेगा। तो चलिए ये लंब रेखा है, लंब रेखा का हम डायरेक्शन रेशियो देखें, दिक् अनुपात देखें, तो x का कॉफिशिएंट a2 हो जाएगा a2 इजकल टू 1, फिर y का कॉफिशिएंट b2 हो जाएगा b2 इजकल टू -1, और z का कॉफिशिएंट c2 इजकल टू हो जाएगा 1। अब ये कंडीशन दोनों परस्पर लंब है, तो लंब वाला कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे, तो फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इजकल टू 0 हो जाएगा। चलिए a1 ये है 1 प्लस 2 लेमडा इंटू 1, और प्लस b1 1 प्लस 3 लेमडा b1 b2 ये -1 हो जाएगा, और प्लस c1 c2 ये हो गया 1 प्लस 4 लेमडा इंटू c2 के जगह पे 1, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि परस्पर लंब है। तो अब इसको हम सॉल्व करते चलिए, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 लेमडा हो जाएगा, ये -1 माइनस 3 लेमडा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0। फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, ये देखिए 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस लेमडा और प्लस 4 लेमडा, ये हो जाएगा 3 लेमडा, और फिर देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अब बच रहा है +1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ से लेमडा की वैल्यू हम निकालेंगे, ये हो जाएगा 3 लेमडा इजकल टू -1, यानी लेमडा इजकल टू मिल जाएगा -1/3। अब जानते हैं क्या करेंगे, हम लेमडा की वैल्यू अब यहाँ रख देंगे तो समतल का समीकरण निकल जाएगा। ऊपर लिख देते हैं, नीचे जगह कम है इसलिए इसको ऊपर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्व करके लिख देते हैं, लेमडा की वैल्यू रख देंगे, ये चीज क्लियर हुआ है ना, 1 से 1 कटा है, 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस लेमडा हुआ, और 4 लेमडा माइनस लेमडा 3 लेमडा, और फिर ये बच गया +1। क्लियर है सबको ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब लेमडा की वैल्यू यहां रख देते हैं, ये है x प्लस वाई प्लस जेड -1, और लेमडा की वैल्यू है -1/3, तो ये हो गया -1/3, और फिर ये हो गया आपका 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 3y प्लस 3z -3, और फिर -1 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 इजक्वल टू 0। अब फिर इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करके नोट कर लें, तो फिर देखिए क्या मिलेगा, 3x माइनस 2x x हो जाएगा, फिर ये हो गया 3y से, तो 3y कैंसिल हो गया। अब z पे आ जाइए,
तो ये 3z माइनस 4z माइनस z हो गया, और फिर ये -3 और +5 +2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये मिला समतल का समीकरण, और ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 जो था ये सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है समतलों जिनके सदिश समीकरण, देखिए एक सदिश समीकरण ये है और दूसरा सदिश समीकरण आपको दिया हुआ है, देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, इनके बीच का समीकरण, इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो जानते हैं क्या करते हैं, हम आपको बता दें कि अगर एक समतल का समीकरण वेक्टर r डॉट कैप n1 इज इक्वल टू d1, और दूसरे समतल का जो समीकरण है वेक्टर r डॉट कैप n2 इज इक्वल टू λ2 हो, सॉरी इज इक्वल टू d2 हो, तो जानते हैं क्या करते हैं, इन दोनों समतलों के बीच कोण ज्ञात करने के लिए फार्मूला इकट्ठे बता देते तो दिक्कत हो जाती, इसलिए जब सवाल क्वेश्चन आ रहा है तो उससे रिलेटेड फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। तो cos थीटा इक्वल टू होता है मॉड n1 डॉट n2 अपान मॉड n1 इंटू मॉड n2। इस फार्मूले से दो समतलों के बीच का कोण निकलता है। चलिए दो समतलों के बीच का कोण निकालते हैं तो कंपैरिजन करते हैं। n1 देखिए ये पहले वाले समतल में r के साथ जो होगा n1 होगा, दूसरे वाले समतल में r के साथ जो होगा वो n2 होगा। तो n1 इज इक्वल टू 2 कैप i प्लस 2 कैप j माइनस 3 कैप k हो जाएगा, और फिर दूसरे में n2 इज इक्वल टू, देखिए ये वेक्टर n1 की वैल्यू है, वेक्टर n2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 कैप i माइनस 3 कैप j प्लस 5 कैप k। चलिए अब हम लोग जरा वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 की वैल्यू निकालें। कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और माइनस ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और फिर माइनस हो जाएगा ये आपका 15, माइनस 15 हो जाएगा। तो अब जो है 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस 15 हो गया। अब इसके बाद हम वेक्टर n1 का मॉड निकाल लेंगे। अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई को कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे, 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 17 हो जाएगा। ये हो गया n1 का मॉड। अब इसके बाद हम यहाँ n2 का मॉड निकालते हैं। मॉड n2 अंडर रूट, देखिए क्या होगा, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और फिर ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25। जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा, तो ये हो गया अंडर रूट, ये देखिए 9 9 18, 18 5 23, 3 हासिल 2 और ये हो जाएगा 2 2 4, 43 हो जाएगा ना, 43 हो गया। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हमको कोण ज्ञात करना है, कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फिर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा मॉड वेक्टर n1 डॉट n2, तो ये हो जाएगा माइनस 15 अपान ये हो जाएगा अंडर रूट 17 इंटू हो जाएगा अंडर रूट 43। अब देखिए क्या है, अब चूंकि मॉड के रूप में लिखना है तो मॉड में निगेटिव वैल्यू नहीं ली जाती है, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू ये 15 हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा 17 इंटू 43। तो इनका हम चाहे तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं।
चलिए अब जो है अगर हम देखें रूट के अंदर कर लिए तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 731 हो जाएगा। अब चूंकि आपसे कोण पूछा जा रहा है तो कोण का मतलब थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है, तो थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो cos राइट में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स 15 अपॉन अंडर रूट 731 हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहा जा रहा है, बुक में देखें आप सभी लोग। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर हैं अथवा लंबवत हैं, और उस स्थिति में जब ये न तो समांतर हैं न ही लंबवत हैं तो इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखें समतल का जो कार्तीय समीकरण होता है, समतल का कार्तीय समीकरण a1 x प्लस, आपके बुक में कैपिटल लेटर में दिया, हम स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं। तो ये a1 b1 जो होता है ये डायरेक्शन रेशियो होता है, दिक् अनुपात होता है। तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z और प्लस d1 इजक्वल टू 0, ये पहले समतल का समीकरण है। और दूसरे समतल का समीकरण a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d2 इजक्वल टू 0। अगर इन दोनों समतलों के बीच का कोण हमको ज्ञात करना हो तो दोनों समतलों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए देखिए फार्मूला होता है cos थीटा इजक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान होता है अंडर रूट, देखें a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और इनटू होता है ब्रैकेट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। याद रखे रहिएगा, अगर दो समतल के समीकरण दिए गए हैं और वो कार्तीय रूप में दिए गए हैं तो इनके बीच का कोण ज्ञात करने का फार्मूला ये है। अगर दोनों समतल परस्पर लंबवत हो तो थीटा के जगह पे हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा के जगह पे 90 डिग्री तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इजिकल टू 0। तो याद रखे रहिएगा, अगर ये कंडीशन लागू होती है तो दोनों समतल परस्पर लंब होंगे लंब होंगे, और अगर समांतर होगा तो थीटा के जगह पे 0 हो जाएगा, तो cos 0 की वैल्यू 1। यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू c1 अपान c2 हो जाएगा। और जब ये कंडीशन आती है तो ये समांतर हो जाते हैं। तो याद रखे रहिएगा, इन्हीं दोनों फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में हम एक दो ठे बता देंगे, सब नहीं बताएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं ए पार्ट, पहला पार्ट आपको बताते हैं। दिया हुआ है 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहीं से हम a1 b1 c1 निकाल लेते हैं। देखिए a1 की वैल्यू 7, b1 की वैल्यू 5 और c1 की वैल्यू 6 है। और फिर दूसरा समतल जो दिया हुआ है, दूसरा समतल दिया है 3x माइनस वाई माइनस 10z
प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिया है। यहाँ हम कंपेरिजन करें तो ये है a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -1, c2 इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो जो कंडीशन फॉलो होगी हम उसको कह देंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहले हम लंब के लिए देखते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। a1 है 7, a2 है 3, b1 है 5, b2 है -1 और c1 है 6, c2 है -10। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 7 3 x 21 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा ये 5 -5 और माइनस हो जाएगा 60 इजकल टू। तो देख रहे हैं ये 0 आएगा, ये 0 नहीं आएगा। तो इज नॉट इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए लेकिन इतना कन्फर्म है कि 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों समतल परस्पर लंब नहीं है। ये कन्फर्म हो गया कि समतल लंब नहीं है। अब देखा जाए लंब नहीं है तो क्या समांतर है, बारी बारी से देखा जाएगा। तो अब हम समांतर के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू c1 अपान c2 अप्लाई करके देखा जाए। तो a1 है 7, ये 3 और b1 है 5 और फिर b2 है -1, फिर c1 है 6 और c2 है -10। देखिए ना ये भी बराबर नहीं हो रहा है, तो ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर भी नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा था बताइए ये समांतर है कि लंब है, और अगर न तो लंब है न समांतर है तो इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। चलिए अब इनके बीच का कोण ज्ञात करेंगे। ये तो कंफर्म हो गया। अब जरा देखें, इसकी ज़रूरत है हम लोगों को कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू क्या आई है। देखिए इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये है 21 और माइनस हो जाएगा 65। ज़रा माइनस कर लीजिए, देखिए क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर 5 में से 1 घटेगा 4 हो जाएगा और 6 माइनस 2 ये भी 4 हो जाएगा, -44 हो जाएगा। ठीक है ना, -44 हो जाएगा। अब हम रखते हैं यहाँ पर वैल्यू। चलिए देखिए cos थीटा इजकल टू, जब न तो लंब है न तो समांतर है तो फिर उनके बीच का कोण ज्ञात करना होगा। cos थीटा इजकल टू, देखिए इसकी सीधे वैल्यू हम रख लेते हैं। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू यहाँ निकाले हैं। ये वैल्यू आ रही है -44 अपॉन, देखिए क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो a1 है 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 हो जाएगा और b1 है 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा और c1 है 6 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 36। और फिर दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्या मिल रहा है। तो दूसरे ब्रैकेट में देखें a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, a2 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा और फिर b2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर देंगे 1 हो जाएगा और फिर c2 -10 है, -10 का स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं cos थीटा इजकल टू -44। ज़रा देखिए इसको जोड़िए ना, ये हो गया देखिए 6 5 11 और 9 20, 0 हो जाएगा। हासिल 2 हो गया, 3 2 5 5 2 7 7 4 11, 110 हो गया और ये भी अंडर रूट 110 हो गया। 9 1 10, 110 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा cos थीटा इजकल टू -44 और इसका जब हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन तो 110 हो जाएगा। अब इसको चाहें तो आप 11 से कटा दीजिए, तो 11 चौक 44 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। फिर आप कटा दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 2 5 10। ये हो जाएगा cos थीटा इजकल टू -2/5। अब इसके बाद आप यहां से चाहे तो थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए।
तो अब जो है देखते हैं, एक चीज हम आपको बता दें यहाँ पर, चूंकि वास्तव में ये मॉड के रूप में होना चाहिए और मॉड के रूप में होगा तो यहाँ निगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे, तो ये अब माइनस न ले करके हम प्लस ले लेंगे। और यहाँ से कोण पूछा जा रहा है, तो कोण का मतलब थीटा होता है ना, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कास बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो कास इनवर्स ये हो जाएगा आपका 2/5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट। क्लियर हो गया आप सबको? सबको समझ में आ गया ना? अब इसी तरह से इसका BCDE आप फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। देखिएगा, अगर ये वाला कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आता है तो कह दीजिएगा लंब है, और अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 आएगा तो कह दीजिएगा कि समांतर है। और जब न लंब होगा न समांतर होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा। कर डालेंगे आप लोग? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। अब हम आपको बता दें कि अगर किसी दिए गए बिंदु से समतल की दूरी आपको ज्ञात करनी है तो समतल की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। सपोज कीजिए यहां पर कोई बिंदु आपको दिया है x1 y1 z1, और x1 y1 z1 से इस समतल की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो समतल की दूरी ज्ञात करने के लिए करते क्या हैं कि x के जगह पे x1, y के जगह पे y1, z के जगह पे z1 रख करके अपान अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। जो मेथड हम लोग 2 डायमेंशनल में निकालते थे दूरी ज्ञात करने के लिए, वही मेथड हम यहाँ 3 डायमेंशनल में भी लगाएंगे। यानी ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपान हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे हम निकालेंगे इस दूरी को। अगर सपोज कीजिए हम d1 मान लेते हैं तो ऐसे दूरी हम निकालते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए बिंदु से दिए गए संगत समतलों की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करना है तो चलिए हम ए पार्ट आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। तो ए पार्ट में जो बिंदु दिया गया है ना, ये 0 0 0 दिया है, और समतल क्या दिया हुआ है, तो समतल दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 12z इजकल टू 3। तो -3 इजकल टू 0 कर देंगे। तो अब देखिए 0 0 0 से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो इस दूरी को अगर हम d1 से रिप्रेजेंट करें तो फिर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 -3 अपॉन अंडर रूट। क्या हो जाएगा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, y माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका d1 इक्वल टू, देखें ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, जोड़ लीजिए। तो फिर ये हो जाएगा आपका d1 इजकल टू -3 और 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। ये हो जाएगा 13। चूंकि दूरी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। अगर प्लस माइनस दोनों ले तो पॉजिटिव डायरेक्शन को प्लस से और नेगेटिव डायरेक्शन को माइनस से करते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको प्लस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डिस्टेंस निकला है वो ऐसे ही निकलेगा, और इसमें BCD ऐसे ही करना है। कोई और पूछना है कि कर डालेंगे आप लोग? बिल्कुल ऐसे ही करना है, बोलिए कर डालेंगे ना? चलिए सब लोग कर डालिएगा। और वैसे जो क्वेश्चन आज हम आपको बताए हैं ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सब आप लोगों को समझ में आ गए हैं अच्छी तरह से?
चलिए, और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को भी ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। You're most welcome.